अब देखो, अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था? वहां पे हमने डिफाइन किया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया था इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यही था नहीं था? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे? इसी पे कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लो वहां पे कि इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पे, ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये जो भी बोर्ड है ना, बोर्ड को तुम इमेजिन करो कि ये इस तरह का क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखो है कि नहीं यहां पे? तो ये तुम्हारे यहां पे क्या है? डायरेक्शन है। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक पर्सन है, हमारे पास एक पर्सन है, मान लो यहां कहीं पर्सन है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी पर्सन है, पर्सन ए पॉइंट पे है और कुछ टाइम बाद पर्सन चलना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स ईस्ट। यानी हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, मान लो ये ईस्ट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट कर रहे हैं और ये पर्सन ईस्ट की ओर चलता है 30 मीटर। तो पर्सन ए पे था, ए से चलता हुआ ये मूव करके पहुंच गया कहां पे? बी पे। क्लियर? तो अभी जो पर्सन है, पर्सन 30 मीटर गया ईस्ट की ओर। इसके बाद पर्सन ने लेफ्ट की ओर टर्न किया। लेफ्ट की ओर टर्न करने का मतलब है कि ये चलना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में? जो भी पर्सन है, पर्सन पहले स्ट्रेट गया अलोंग ईस्ट, कितना चला? 30 मीटर। फिर वो लेफ्ट की ओर टर्न कर गया, और कितना टर्न कर गया वहां पे? लेफ्ट की ओर वो टर्न कर गया यहां पे 40 मीटर। क्लियर ना? तो यहां पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? यहां पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी पर्सन है, पर्सन इनिशियली 30 मीटर जाता है अलोंग ईस्ट, उसके बाद ये पर्सन लेफ्ट की ओर टर्न कर रहा है। लेफ्ट का मतलब नॉर्थ की ओर टर्न कर रहा है, और ये नॉर्थ के अलोंग चलता है 40 मीटर। तो पर्सन ए पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन कहां पहुंच गया? सी पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, और दूसरा वहां पे हम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, और दूसरा मेरा वहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, लास्ट क्लास मैंने क्या डिफाइन किया था? डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया था टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ का मतलब क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी। अब ए बी कितना है? ए बी है 30, बी सी 40, और ध्यान रखना है वहां पे ये डिस्टेंस मीटर में है, और एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो जो आंसर रहेगा, आंसर हमारा आ जाएगा 70 मीटर। तो पर्सन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है मेरा यहां पे 70 मीटर। अच्छा, अब मान लो इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। और हमें याद है डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या डिफाइन किया था? डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ध्यान ना, पर्सन ए पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन सी पे पहुंचा, तो ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन है। और मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा हम शो करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यही हमारा यहां पे पर्सन का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एसी हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है।
अब देखो ये जो डिस्टेंस AC है, ये डिस्टेंस AC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान है, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि इस ट्रायंगल के दो साइड्स ऐसे हैं जो आपस में कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? ये आपस में एंगल फॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री। अच्छा, तुम लोगों ने अभी क्लास 6th और 7th में एक टर्म सुनी होगी एंगल, और एंगल को जनरली हम किससे डिनोट करते थे? थीटा से। जो भी एंगल है, एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? एंगल को हम डिनोट करते हैं वहां पे थीटा से। अब मान लो अगर मैंने ये एंगल ले लिया, यहां पे एक साइड है, यहां पे एक साइड है, और इन दोनों साइड्स के बीच का मान लो एंगल कितना है? थीटा है। अब हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि जो भी एंगल रहता है उसके सामने वाला जो साइड होगा इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो साइड रहेगा इसको बोल दो A B C। तो जो BC है, BC को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर, इस साइड को, और ये जो AB साइड रहता है इसको हम बोलते हैं बेस। चाहो तो इसको यहां पे D बोल दो, क्योंकि B ऑलरेडी डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा AD प्लस DC। देखो है कि नहीं है? तो यहां पे मैंने इसको D बोल दिया क्योंकि बेस को हम B से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये जो थ्योरम रहती है, इस थ्योरम को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जो थ्योरम है, थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या डिफाइन करती है? पाइथागोरस थ्योरम डिफाइन करती है कि जो भी हाइपोटेनियस होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो भी हाइपोटेनियस होगा, जो भी हमारा हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर तुमसे बोल रहा हूं पी का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर का मतलब होता है P इंटू पी। अगर मैं बोल रहा हूं B का स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं वहां पे B इंटू बी। तो ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं P इंटू पी, B स्क्वायर को हम बोलेंगे B इंटू बी। अब बताओ, यहां पे अगर हम बात करें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमें इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो भी AC रहेगा, AC का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, और उसका फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर। P का स्क्वायर का मतलब हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला? 40 का स्क्वायर का मतलब होता है 40 इंटू 40, 30 का स्क्वायर होगा 30 इंटू 30। अब इसको सॉल्व करो वहां पे, तो ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 90, तो 900, तो ये हो जाएगा टोटल 2500। अच्छा, ये रिजल्ट है अंडर रूट 2500। अब ये जो सिंबल रहता है, इस सिंबल को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये जो सिंबल रहता है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब देखो, ये जो 2500 है, इसको हम लिख सकते हैं वहां पे 50 इंटू 50। देखो, ये जो 2500 है, इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 50। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल को मैंने डिफाइन किया है स्क्वायर रूट। और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो क्या ध्यान रखना है? जो भी दो टर्म होगी उनमें से केवल एक टर्म को हम बाहर ले लेंगे, तो आंसर मेरा वहां पे क्या हो जाएगा? 50 मीटर। तो
तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट आएगा वहां पे 50 मीटर। और मैंने ये लिखवाया था कि पर्सन अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, लेकिन पर्सन ने अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे h का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो उसको इस तरह से दो पार्ट में क्या करो, ब्रेक करने की कोशिश करो। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि केवल एक नंबर ये क्या होगा, बाहर निकल के आएगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 16 फाइंड आउट करो, अगर कभी तुम्हें मैथ्स में बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 16 फाइंड आउट करो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब क्या, इसको ब्रेक करो। तो बताओ इसको 4 इंटू 4 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, नहीं ब्रेक कर सकते हैं? अब इसको 4 इंटू 4 के फॉर्म में ब्रेक करो, और मैंने क्या बोला, केवल एक टर्म को बाहर निकाल लो तो आंसर मेरा वहां पे क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ध्यान है इसको कैसे ब्रेक करना है, इसको दो सेम नंबर में ब्रेक करना है। बताओ 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को वी कैन राइट 5 इंटू 5। स्क्वायर रूट का मतलब है केवल एक टर्म बाहर लेनी है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुमसे बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 64, अगर मैं तुमसे कभी बोल रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 64 को आप क्या लिखोगे, ब्रेक कर दो 8 इंटू 8 के फॉर्म में। स्क्वायर रूट का मतलब है कि इसको पहले हमने क्या किया, दो नंबर, इसको इस तरह से ब्रेक किया सेम नंबर में, और फिर एक टर्म को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अच्छा मान लो अगर मैं बोल रहा हूं 169, तो 169 को क्या लिखोगे, 169 को लिखोगे 13 इंटू 13। अब मैंने क्या बोला, एक 13 वहां पे क्या कर लो, बाहर निकाल लो। तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि उस नंबर को, ये जो नंबर है बेसिकली ये नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर है। अगर हम 64 की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि एक नंबर वहां से क्या कर लो, बाहर निकाल लो। अब बहुत डिटेल में तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी केवल रफ रूल क्या है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो उसको सेम नंबर में ब्रेक करने की कोशिश करो। अगर ब्रेक कर पाएंगे तो एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 121 का स्क्वायर रूट क्या है, तो तुम बोलोगे 11 इंटू 11, आंसर मेरा 11 आ गया। अच्छा मान लो अगर मैं कभी तुमसे बोल रहा हूं हमारे पास नंबर है वहां पे 20, क्वेश्चन में कहीं बोल रहा है कि 20 जो है 20 का स्क्वायर रूट लेना है। बताओ 20 कभी इस तरह से ब्रेक हो पाएगा क्या, कि हमें मालूम है 4 इंटू 4 क्या देता है, 16। देखो हमने ये पढ़ा है कि 4 इंटू, हमें चेक करना है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है क्या। 4 इंटू 4 16 देता है, 5 इंटू 5 25 देता है। तो ना तो ये 4 का स्क्वायर है ना ही ये 5 का स्क्वायर है। लेकिन बताओ रूट 20 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। अच्छा 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट का मतलब है कि जो भी दो टर्म होगी उसमें से एक को बाहर निकाल लो तो आंसर जो रहेगा 2√5 हो जाएगा। क्लियर। और ये तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 7th में कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर का उल्टा, ये भी बोल सकते हैं। जैसे देखो अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कुछ आंसर आ गया। अब मैं उस आंसर का अगर स्क्वायर रूट लूंगा,
अगर उस आंसर का मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो अगेन वो नंबर मिलना चाहिए। जैसे देखो 6 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर का मतलब होता है 6 स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं 6 इंटू 6, तो ये हो गया 36। अब स्क्वायर रूट का मतलब है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये नंबर किसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट में अगेन वो नंबर निकल के आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, 6 इंटू 6, समझ में? अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कुछ आंसर मिल गया। स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये जो नंबर है ये नंबर किसका स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ये नंबर किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होगा वही आंसर होगा। जैसे 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो आंसर मेरा 6 हो गया। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं 121, बताओ 121 किसका स्क्वायर है, तो 121 11 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर वहां पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर का उल्टा है। अगर हमने कोई नंबर लिया है, उस नंबर का हमने स्क्वायर किया, अगर हमारे पास कोई नंबर है, नंबर का हमने स्क्वायर किया, तो हमें कुछ आंसर मिल गया। हमारे पास कोई नंबर है, उसका हमने स्क्वायर किया तो कुछ आंसर मिल गया। अब उस आंसर का तुम स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये नंबर किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि 144, बताओ 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट लेने पे वो नंबर मिलना चाहिए, तो आंसर मेरा वहां पे क्या हो गया, 12 हो गया। तो इस तरह से वहां पे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वहां पे, है ना। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं वहां पे इसी तरह का। जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक पर्सन है, पर्सन पहले जाता है वेस्ट की ओर, पर्सन पहले जा रहा है वेस्ट की ओर, कितना गया, 12 मीटर वेस्ट की ओर गया। फिर इसके बाद ये पर्सन चला गया, ये पर्सन गया वेस्ट की ओर, पर्सन फिर गया साउथ की ओर, कितना साउथ की ओर गया, 5 मीटर साउथ की ओर चला। अब मैं अगर पूछता हूं कि पर्सन का डिस्टेंस कितना है और पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे डिस्टेंस जो रहेगा वो हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, तो पाथ की लेंथ क्या हो गई 12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा वहां पे 17 मीटर। लेकिन मैं अगर पूछ रहा हूं कि यहां पे पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो डी। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। अब ध्यान ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो इसको लिखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया 169। अब बताओ 169 किसका स्क्वायर है, तो हमें मालूम है कि 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, जो 2 रहेगा उसमें से एक ही टर्म वहां पे बाहर निकलेगी, तो जो आंसर आएगा, आंसर मेरा यहां पे आ जाएगा 13 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से वहां पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वहां पे। क्लियर? तो अब इस तरह के जो राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन होंगे उनको तुम्हें एक तो वहां पे अब क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, कई बार क्वेश्चन में वहां पे सर्कल भी बनता है। तो एक डायग्राम ड्रॉ करो, ये तुम्हारा वहां पे क्या है, सर्कल है।
अब जो भी सर्कल रहता है, सर्कल का जो मिड पॉइंट रहता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर सी। तो सी जो है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या चाहो तो इसको ओ बोल दो। तो ओ जो है, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल का सेंटर। तो जो भी ओ है, ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल का वहां पे सेंटर। अब हम लोग क्या करते हैं, सर्कल से लेके, सर्कल के सेंटर से लेके एंड तक एक लाइन खींच दो, और ये जो लाइन रहती है सर्कल के सेंटर से एंड तक एक लाइन खींच दो, और इस लाइन को हम डिफाइन करते हैं रेडियस आर। तो आर जो रहता है, आर वहां पे क्या कहलाता है, आर वहां पे कहलाता है सर्कल का रेडियस। क्लियर? तो ओ अगर क्या है, ओ अगर वहां पे सर्कल का सेंटर है, ओ अगर सर्कल का सेंटर है, तो आर वहां पे क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा। अब यहां पे एक लाइन खींचो। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं, और ये लाइन कुछ इस तरह से खींच रहे हैं। अब ये जो लाइन रहती है, ये जो लाइन है, ये लाइन सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच कर रही है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है, लेकिन ध्यान रखना ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही है। अगर लाइन सर्कल के सेंटर से पास नहीं करती है तो उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं कॉर्ड। लेकिन अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ये लाइन भी क्या कर रही है, सर्कल के दो ऑपोजिट पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। लेकिन ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, लाइन ड्रॉ पास कर रही है सर्कल के सेंटर से, और ये जो लाइन रहती है इसको हम बोलते हैं डायमीटर, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। अब ये रिजल्ट लिख लेना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताओ आर है कि नहीं है। आर का मतलब क्या है, रेडियस। तो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जब भी हम आउटर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन रहेगी वो हमेशा रेडियस कहलाएगी। ये हमेशा रेडियस आर है। अब मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी यहां पे आर है, और ये दोनों डिस्टेंस अगर आर होंगे तो ये जो टोटल लेंथ रहती है, इस टोटल लेंथ को हम लोग डायमीटर बोलेंगे, और जो भी डायमीटर रहेगा उसको वहां पे हम नाम देंगे 2r। क्लियर? तो जो भी डायमीटर रहेगा, डायमीटर की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। क्लियर ना हो गया? तो अगर सर्कल का डायमीटर दिया है तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है d/2। तो क्वेश्चन में अगर तुमसे कहीं पूछता है कि रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखना है रेडियस जो है वो हमेशा हाफ ऑफ डायमीटर है। तो कई बार क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस दिया होगा, कई बार क्वेश्चन में डायमीटर दिया होगा। तो डायमीटर दिया होगा तो रेडियस को हम क्या लिखेंगे, रेडियस को हम लिखेंगे d/2। क्लियर? क्लियर है इतना? फिर देखो, अब यहां क्या करना है, अगले स्टेप में हम क्या बोलते हैं, अगर मान लो यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे एक पॉइंट ए है, और अब हम क्या कर रहे हैं, सर्कल में ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। किसके अलोंग चल रहे हैं, इसके, ये जो सर्कल पाथ है इस पाथ के अलोंग हम चल रहे हैं, और कुछ टाइम बाद वापस कहां पे आते हैं, हम ए पे आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के अलोंग चल रहे हैं, ए से चलना स्टार्ट कर रहा है और मूव करके वापस ए पे आते हैं। और जब हम ए से चल के वापस ए पे आते हैं तो उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। उसको वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरकमफेरेंस बोल रहे हैं। ठीक है? तो अब मैंने क्या बोला, अगर मान लो हम ए पॉइंट से चल रहे हैं और मूव करके वापस ए पे आ गए तो ये मेरा वहां पे क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है।
अब ये जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला यूज किया जाता है 2 पाई r। तो अगर हम A से चल रहे हैं, मूव करके वापस A पे आ रहे हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होगा, और पाई मैथ्स का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 यूज करनी है। क्लियर इतना पे? अच्छा, एक तो हम यूज करते हैं सरकमफेरेंस, दूसरा हम वर्ड यूज करते हैं एरिया। अब एरिया क्या होगा? एरिया का मतलब ये पूरा पोर्शन, सर्कल के अंदर का जितना भी पोर्शन होगा, सर्कल के अंदर का जितना भी पोर्शन रहेगा उस पूरे पोर्शन को हम एरिया बोलेंगे। और एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है। क्लियर? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर। r मेरा वहां पे क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो या तो हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे या फिर हम एरिया का। लेकिन अभी जो हम फॉर्मूला यूज करने जाएंगे वो यूज करने जाएंगे वहां पे 2 पाई r। और ध्यान है 2 पाई r क्या है? 2 पाई r पूरी लेंथ है। अगर मैं यहां से चला और मूव करके वापस यहां पे आ गया तो ये मेरी वहां पे सरकमफेरेंस की लेंथ है। लेकिन अगर मान लो हम ए पॉइंट से चले और इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे आए, ए से चले और हम बी तक आए केवल, तो इसको हम हाफ ऑफ सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये सरकमफेरेंस का हाफ है। अब बताओ टोटल लेंथ अगर 2 पाई r होगी तो ये लेंथ वहां पे पाई r हो जाएगी। अच्छा, इसका भी हाफ कर दो तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है कि नहीं? अब मान लो हम A से चले पहुंचे D पे, तो पूरे की लेंथ 2 पाई r, हाफ की लेंथ पाई r, उसका जो हाफ रहेगा उसकी लेंथ वहां पे हो जाएगी पाई r/2। क्लियर? अगर हम सर्कल में पूरा कंप्लीट चले तो 2 पाई r, आधा चला तो पाई r, उसका भी आधा चला तो फिर वहां पे हो जाएगा पाई r/2। क्लियर वहां पे? अब डायग्राम ड्रॉ करो जहां पे हमें इस फॉर्मूले को क्या करना है? यूज करना है। अब जैसे देखो वहां पे, यहां पे इस तरह से ट्रैक है, रोड है, कई बार देखा ही नहीं देखा है। कई बार जब हम हाईवे पे जाते हैं तो कई बार होता है इस तरह से स्लोप आ जाता है ऊपर, कई बार नीचे चला जाता है। तो इस तरह से यहां पे हमारी रोड है और इस रोड पे यहां पे हमारी कहीं एक कार है। जो भी कार है, कार कहां पे है? कार है एट पॉइंट ए। फिर ये बी, ये जो लेंथ दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है 20 मीटर। अच्छा, ये जो कर्व है, ये कर्व सर्कल का पार्ट है और यहां पे जो सर्कल है उसका रेडियस r1 है। ध्यान रखना, रेडियस को स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, रेडियस को हम कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं। यहां तक ये एक सेमी सर्कल है, फिर यहां पे एक सेमी सर्कल है, लेकिन दोनों का रेडियस अलग है। जो r1 है, r1 की वैल्यू 10/पाई है और जो r2 है, r2 की वैल्यू 12/पाई है। या फिर इसको r2 को कर दो वहां पे 20/पाई, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का वो दिया है 10 मीटर, या इसको कर दो 30 मीटर। तो जो भी कार है, कार इस तरह से मूव करते हुए किसी टाइम पे कार यहां पहुंचेगी, तो कार ऐसे चलते हुए आ रही है और कुछ टाइम बाद कार मूव करते हुए कहां पहुंच गई? एंड पॉइंट पे। और एंड पॉइंट जो है इसको बोल दो डी, डी बोल दो, या फिर एंड पॉइंट को बोल दो ई। तो इस तरह से हमें पाथ दिया हुआ है।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और दूसरा वहां पे फाइंड आउट करना है वहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है और साथ में हमें वहां पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अब कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं डिस्टेंस, चेक करो जरा। यहां से यहां तक लेंथ 20 मीटर। अच्छा, अब देखो ये सर्कल का हाफ है कि नहीं, और मैंने क्या था, अगर हम पूरा कंप्लीट सर्कल चलेंगे तो 2 पाई आर होता है, हाफ चलोगे तो ये जो हाफ सर्कल होता है इसकी लेंथ वहां पे लिखवाई थी पाई आर 1, तो यहां पे लिखो पाई आर 1 प्लस ये भी देखो हाफ सेमी सर्कल है कि नहीं है। अब ये सर्कल का हाफ है तो ये हो जाएगा पाई आर 2, फिर उसके बाद 30, देखो है कि नहीं है वहां पर। ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ पाई आर 1, ये लेंथ पाई आर 2 और ये लेंथ वहां पे क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब बताओ जो डिस्टेंस रहेगा 20 पाई, R1 की जगह 10 अपॉन पाई, R2 की जगह क्या लिखा हुआ है, R2 की जगह लिखा है 20 अपॉन पाई प्लस 30। पाई से पाई तुम्हारा कैंसिल आउट होगा, 20 10 30, 30 प्लस 30 60 प्लस 20, तो जो डिस्टेंस आएगा वहां पे 80 मीटर। लेकिन अगर इसी केस में हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अब चेक करो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बताओ ए से लेके ई तक जाएंगे तो यही मेरा वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, वो हो जाएगा 20 प्लस, अब ध्यान ना हमें ये लेंथ कंसिडर करनी है, फिर उसके बाद ये लेंथ कंसिडर करनी है। बताओ ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डायमीटर है कि नहीं है, और डायमीटर का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये भी जो डिस्टेंस रहेगा ये भी वहां पे डायमीटर d2 हो जाएगा। d2 का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ r2 प्लस 30, तो रिजल्ट वहां पे क्या हो गया 20 प्लस 2। r1 का मतलब हो गया 10 अपॉन पाई, 2 R2 का मतलब 20 अपॉन पाई प्लस 30, 20 प्लस 30 50, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 पहले लिखो 20 बाय पाई 40 बाय पाई। अब पाई की जगह क्या पुट करना है, पाई की जगह पुट करना है 22 बाय 7 प्लस 40, 22 बाय 7, और जब भी इस तरह डिवाइड करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर टर्म होती है ऊपर चली जाती है, तो ये हो जाएगा 50, 7 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 140 बाय 22 प्लस 7 4 28, 280 बाय 22। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से वहां पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वहां पे। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को तुम्हें फिर से रिवाइज करके देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो वहां पे जरा। अब देखो यहां पे बोल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास एक पर्सन है और ये पर्सन सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। हमारे पास एक पर्सन है और ये पर्सन सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। मान लो पर्सन कहां पे है, पर्सन है ए पे।
ये हो गया सर्कल का सेंटर सी। पर्सन इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि जो भी पर्सन है, अच्छा सर्कुलर पाथ का रेडियस लिख लो, सर्कुलर पाथ का रेडियस है 5 मीटर। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और मैं बोल रहा हूं इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो टाइम लग रहा है वहां पे 4 सेकेंड। समझ में? सर्कल का रेडियस कितना दिया है? सर्कल का रेडियस दिया है 5 मीटर। जो भी पर्सन है, पर्सन सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और जब भी ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो ये अपनी स्पीड क्या कर रहा है? मेंटेन करते हुए चल रहा है, ना तो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। वो एक ही पैटर्न में क्या हो रहा है? चलते जा रहा है। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, लेकिन थोड़ा तुम लोगों ने वर्ड सुना होगा 5th या 6th में, स्पीड हम कोई वर्ड यूज करते थे। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे जो पर्सन है वो अपनी स्पीड को क्या रख रहा है? कांस्टेंट रखते हुए चल रहा है। ऐसा नहीं कभी तेज भाग रहा है कभी स्लो भाग रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट चल रहा है। अगर स्लो चल रहा है तो कंटिन्यूअसली स्लो चल रहा है और तेज भाग रहा है तो कंटिन्यूअसली तेज भाग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो पर्सन है, पर्सन को एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है 4 सेकेंड। अब बताना है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। क्लियर? जो भी पर्सन है, पर्सन को एक चक्कर लगाने में, इस पर्सन को एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है कितना? 4 सेकेंड। तो एक चक्कर लगाने में इसको टाइम लगा 4 सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 सेकेंड बाद पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। तो अब बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अब करना क्या है वहां पे? देखो, यहां से चला, एक बार जब ये चक्कर लगाएगा, जैसे पर्सन चला, एक बार इसने चक्कर लगा लिया, एक बार चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड लगा। फिर ये अगला चक्कर लगाएगा, बताओ जब ये अगला चक्कर लगाएगा तो फिर से इसको टाइम लगेगा 4 सेकेंड। तो टोटल 8 सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया? और क्वेश्चन में 10 सेकेंड की बात कर रहा है, तो अगले 2 सेकेंड में क्या होगा? ये जो पर्सन है, इस पर्सन को एक चक्कर लगाने में 4 सेकेंड लगता है। तो जब इसने एक चक्कर लगाया 4 सेकेंड, फिर यहां पहुंचा 4 सेकेंड, टोटल 8 सेकेंड हो गया। अभी 2 सेकेंड बचा है, तो अगले 2 सेकेंड में बताओ ये आधा चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है तो 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है तो 2 सेकेंड में वो आधा चक्कर लगाएगा नहीं लगाएगा? तो इसका मतलब है कि पर्सन ए पे था और पर्सन कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। अच्छा, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो एक बार जब उसने चक्कर लगाया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई आर। दूसरी बार चक्कर लगाया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर से 2 पाई आर। फिर उसके बाद इसने आधा चक्कर लगाया तो आधे चक्कर में होता है पाई आर। तो टोटल हो गया 5 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 R5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस किसमें? मीटर में। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट। और हमने वहां पे डिफाइन किया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बताओ, इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी था, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? अब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा बताओ, जब ये यहां से मूव करके यहां पहुंचेगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा इस ए बी, और ए बी का मतलब हो गया डायमीटर, और डायमीटर का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, और ट्वाइस ऑफ रेडियस का मतलब हो गया वहां पे 10 मीटर।
तो इस केस में ये तुम्हारा डिस्टेंस होगा, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो करना क्या है, ऐसा नहीं है कि मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है तो बस तुम लोग देख लो और उसके बाद ब्लैंक बैठ जाओ। करना क्या है, अब मॉड्यूल लेना है, मॉड्यूल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। अगर मॉड्यूल में नहीं दिया है तो गूगल करो, गूगल में कुछ क्वेश्चन देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि अगली जो अपनी संडे को क्लास होगी तो वहां पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, और साथ में फिर हम लोग बात करेंगे वहां पे किसकी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। क्लियर है ना? तो अब सोना नहीं है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखा सो गए, कोई मतलब नहीं। इसको देखना है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से इसको रिवाइज करो, और फिर मॉड्यूल में जो इससे रिलेटेड या तुम्हारी बुक में कोई क्वेश्चन दिया उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है ना? तो इतना नोट डाउन कर लो।